हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके पत्र पत्रिकाओं में रहे, विभिन्न वेबसाइट से लिए गए हैं। यहां पर अपने वीडियो में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, साथ ही साथ जो मुख्य परीक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है उन सब के बारे में अपने इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। और ये बातें मैं आपको डेली बताता हूँ। डेली बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इस वीडियो की महत्ता को आप समझे, अच्छे से समझे और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो साझा करें। मैं आपसे वीडियो साझा करने के लिए सिर्फ इसलिए कहता हूं, आप जितना वीडियो साझा करेंगे, जितने लोग जुड़ते जाएंगे, वीडियो से लगातार जुड़ते जाएंगे, हम लोग अपना कंटेंट को और ज्यादा रिच करते जाएंगे। ठीक है, यहां पर पीआईबी, दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, एएनआई, डीडी न्यूज इत्यादि विभिन्न वेबसाइटों को खंगाल कर बहुत इंपॉर्टेंट और टू द पॉइंट बातें आपके सामने रखी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर हम बात करें तो इस बार के मुख्य अतिथि कौन थे, तो मुख्य अतिथि थे, ठीक है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियंतो। अब यहां पर जो झांकियां निकाली गई उन झांकियों के बारे में जो वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद में जितना डिटेल आएगा मैं अगले वीडियो में 27 तारीख 28 तारीख की वीडियो सब पे चर्चा करते हुए चलूंगा। सबसे पहले यहां पर देखते हैं कुछ पॉइंट्स जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उन सब पे चर्चा कर लेते हैं एक एक करके। आइए देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल में याला ग्लेशियर 2040 तक विलुप्त होने की कगार पर। याला ग्लेशियर कहां पर है, सबसे पहले तो यही जान लो। याला ग्लेशियर है नेपाल में। अब देखिए चर्चा में क्यों है, चर्चा में रहा, इससे संबंधित एक तथ्य मैं आपको बताऊं। 2023 यूपीपीसीएस का मेंस का निबंध का पेपर जब आप देखेंगे उसमें ग्लेशियर से संबंधित जलवायु परिवर्तन का ग्लेशियर पर प्रभाव सीधे सीधे निबंध का टॉपिक था। और निबंध के बारे में परीक्षा में पूछा था, बहुत अच्छे से लोगों ने लिखा था निबंध के बारे में। ठीक है, मैंने भी बहुत अच्छे से लिखा था। और यहां पर देखा जाए तो उसी से संबंधित अगर जो इसको उस टाइम पे जैसे वेनेजुएला हुआ, अब वेनेजुएला पूरे ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश है कि उसके मतलब वेनेजुएला में वर्तमान में देखा जाए तो कोई भी ग्लेशियर नहीं बचा है। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो गया था कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिसने अभी अपने सभी ग्लेशियर खो दिए है, तो वेनेजुएला बना था। उसी प्रकार से अगर जो देखा जाए तो जो नेपाल का याला ग्लेशियर है ये भी 2040 तक विलुप्त हो जाएगा। 2040 तक रिपोर्ट ने कहा है कि 2040 तक ये ग्लेशियर पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगा। तो इस कारण देखा जाए तो ये भी चर्चा में था। अब आगे हम बात करें, याला ग्लेशियर नेपाल के लांगटांग नेशनल पार्क में स्थित है। कहां पर स्थित है, नेपाल के लांगटांग नेशनल पार्क है, यहीं पर स्थित है। पिछले कुछ दशकों में अपने महत्वपूर्ण संकुचन के कारण हिमनद विज्ञान के अध्ययन का केंद्र रहा है। जो ये हिमनद है, ये हिमनद विज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण का केंद्र रहा है। हालिया विश्लेषणों के अनुसार यह ग्लेशियर 2040 के दशक तक गायब हो सकता है। मतलब हालिया विश्लेषण जो प्रस्तुत किया गया है उसमें कहा गया है कि 2040 आते आते हो सकता है कि ग्लेशियर पूरी तरीके से खत्म हो जाए, जो हिमालय के हिमनदों पर जलवायु परिवर्तन के गहरे प्रभावों को दर्शाता है। यानी कि जो नेपाल का क्षेत्र है ये हिमालय के अंतर्गत आता ही है। और ग्याला ग्लेशियर में जो पूरी तरीके से पिघल जाता है तो इसका मतलब यह है कि हिमालय जलवायु परिवर्तन से बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। आगे बात करें, 1974 से 2021 के बीच में याला ग्लेशियर 680 मीटर तक पीछे हट गया। मतलब 680 मीटर तक ये सिकुड़ चुका है, संकुचन हो चुका है इसमें। इसका क्षेत्रफल लगभग 36% तक कम हो गया है। 680 किलोमीटर तक संकुचित हो गया है, ठीक, संकुचन। और वही बात करें 36% तक की कमी आई है जो इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में कमी कितनी आई है, 36% तक इसका क्षेत्रफल कम हो गया है। चलो आगे देखें, याला ग्लेशियर हिमालय का एकमात्र ग्लेशियर है जिसे ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक, ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे एग्जाम में पूछे हिमालय का एकमात्र ग्लेशियर जिसे ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट में शामिल किया गया है उसका नाम क्या है, याला ग्लेशियर। और याला ग्लेशियर कहां पर पड़ता है, लांगटांग नेशनल पार्क। लांगटांग नेशनल पार्क कहां पर है, नेपाल में है। और 2040 तक इस याला ग्लेशियर के पूरी तरीके से विलुप्त होने की संभावना प्रकट की गई है। आगे बात करें, यह सूची 2024 में शुरू हुई थी और इसमें उन ग्लेशियरों को शामिल किया गया है जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं या पहले ही गायब हो चुके हैं। यानी कि ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट है, इसको 2024 से ही शुरू किया गया था। और इसमें पहला, ठीक है, और एकमात्र ग्लेशियर किसको शामिल किया गया, याला ग्लेशियर को अभी तक शामिल किया जा चुका है इसमें। और ये पॉइंट आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दोबारा कभी ग्लेशियर से संबंधित आप जीएस पेपर 1 का पेपर लिख रहे, जीएस पेपर 1 लिख रहे हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में ग्लेशियर और जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या साइंस टेक्नोलॉजी में जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर जैसे जीएस पेपर 3 हो गया, जीएस पेपर 3 में एनवायरमेंट में जब आप जाएंगे तो एनवायरमेंट में भी जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या ज्योग्राफी में पूछा जाता है, वहां पर ग्लेशियर से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाए, इन सब चीजों को मेंशन करिएगा। चलो अगली खबर देखें, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025।
सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025। आपको पता होगा जो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जनवरी का दिन पराक्रम दिवस होता है। अब यहां पर बात करें उसी दिन जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, यह व्यक्तिगत और संस्थागत श्रेणी, दो श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। यहां पर जो संस्थागत श्रेणी में प्रदान किया गया उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम भी केवल संस्थागत श्रेणी में प्रदान किया गया था, इस बार भी अभी संस्थागत श्रेणी में ही नाम डिक्लेयर किया गया है। चर्चा कर ले तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए संस्थागत श्रेणी में चुना गया है। याद रखना किसको दिया गया है। शॉर्ट में भी अगर आपसे पूछ ले तो INCOIS को दिया गया है 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उनकी असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देता है। भारत सरकार द्वारा स्थापित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार उन व्यक्तियों एवं संगठनों को सम्मानित करता है जिन्होंने आपदा प्रबंधन में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो यहां पर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थाओं को एवं व्यक्तियों को आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है, जो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और इस बार संस्थागत श्रेणी में देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और इसका मुख्यालय कहां पर है? हैदराबाद में है। ठीक है, आगे देखें, यह पुरस्कार हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर घोषित किया जाता है और इसमें नगद पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र भी शामिल है। यानी कि जो पुरस्कार है यह कब दिया जाता है? 23 जनवरी को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें नगद पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र को दिया जाता है। 1999 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र भारत में आपदा प्रबंधन रणनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष रूप से महासागर से संबंधित खतरों के लिए प्रारंभिक चेतावनियों पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि महासागर से संबंधित कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, मुख्य परीक्षा की बात कर रहा हूं, मेंस एग्जाम में महासागर से संबंधित या आपदा से संबंधित या सुनामी से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाए, वहां पर आप इस चीज को मेंशन करिएगा। ये जो केंद्र है ना, इस केंद्र का नाम मेंशन करिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ये क्या करता है? भारत की आपदा प्रबंधन रणनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा विशेष रूप से महासागर से संबंधित खतरों के लिए प्रारंभिक चेतावनियों को ध्यान केंद्रित करता है। यानी प्रारंभिक चेतावनी किसके द्वारा दी जाती है? इसी केंद्र के द्वारा दी जाती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है? हैदराबाद। ठीक है, चलो आगे देखें, दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग। अब दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग, इसके बारे में जान लेते हैं। किस देश में बनी है? तो यह सुरंग बनी है चीन में। ठीक है, चीन के तियानशान शंगेली सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जो दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है। यानी कि दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कौन सी है? इसका नाम है तियानशान सेंगेली सुरंग। तियानशान सेंगेली सुरंग जो है, यह दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। आगे बात करें, यह बुनियादी ढांचे के विश्वास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और जिंगजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र के भीतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में यह मदद करेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये एक्सप्रेसवे कहां पर है? चीन में है, जो तियानशान सेंगेली सुरंग के नाम से जाना जाएगा। तियानशान सेंगेली सुरंग जो है, इसकी लंबाई कितनी है? तो 22.13 किलोमीटर। कितना? 22.13 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह लंबाई आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहीं देखा जाए, उरमाची यूली एक्सप्रेसवे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो ये तियानशान सेंगेली सुरंग है, ये उरमाची यूली एक्सप्रेसवे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूं कि इसकी लंबाई कितनी है। लंबाई इंपॉर्टेंट है। यह एक्सप्रेसवे उत्तरी झिंगजियांग को उरमाची के दक्षिणी यूली काउंटी से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? जो उरमाची का दक्षिणी यूली काउंटी है, अब वहां पर जो काउंटी होता है, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जिले होते हैं, वैसे उनके यहाँ काउंटी होते हैं। जैसे आपने अभी सुना होगा कि लद्दाख के निकट जो एलएसी है, एलएसी के निकट 2 नए काउंटी उसने बना लिए हैं चीन ने। तो इस वजह से जो भारत का विदेश मंत्रालय था या भारत के द्वारा विरोध दर्ज कराया गया था। ठीक है, आगे बात करें, इसके चालू होने के बाद तियानशान पर्वत से गुजरने का समय जो है वो 3 घंटे से घटकर कितना हो जाएगा? केवल 20 मिनट हो जाएगा। जो पहले 3 घंटा लगता था, अब उस पार करने में, तियानशान पर्वत को पार करने में मात्र 20 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने दुनिया के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के बारे में जान लिया, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलो अगली खबर देखें, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। अब ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 जो है, इसमें बेसिकली जो सैन्य ताकत होती है, सैन्य ताकत पर कवर किया जाता है। सैन्य ताकत किस देश की कितनी है उस पर चर्चा की जाती है। यहां पर बात करें तो भारत को 2025 में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति के रूप में स्थान प्राप्त हुआ। यानी कि
जो भारत है उसको कौन से स्थान पर रखा गया है? चौथे सबसे पावरफुल कंट्री के रूप में रखा गया है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में। इस रैंकिंग में भारत का स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद आता है। यानी कि पहले स्थान पर देखा जाए तो पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे पर रूस है और तीसरे स्थान पर चीन का स्थान है। ठीक है, तो यहां पर इन तीनों के बारे में जाने रहिएगा। आगे देखें 2025 की रैंकिंग में शीर्ष 10 देश इस प्रकार है। 10 देश कौन कौन से हैं उनके बारे में यहां पर दिया गया है। कौन कौन से 10 देश हैं उनका स्कोर दे रखा है। तो यहां पर देखा जाए जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसका स्कोर कितना है? 0.074 इसका स्कोर है। रूस के बारे में बात कर ले, रूस दूसरे स्थान पर है। ठीक है, स्कोर कितना है? 0.0788 इसका स्कोर है। वहीं बात कर ले चीन का, इसका भी स्कोर 0.0788 है। अब हम बात करें भारत का स्कोर कितना है। ठीक है, तो भारत का स्कोर जो है वो 0.1184 है। अब यहां पर जो सबसे बेहतर होता है ना उसको 0.000 वाली रैंकिंग प्रदान की जाती है, लेकिन धीरे धीरे जब बढ़ता जाता है तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा वो मतलब उनकी रैंकिंग जो है वो नीचे जाएगी। तो भारत का जो स्कोर है वो याद रखना, भारत का स्थान कौन सा है ये स्थान याद रखना। आगे देखें 5वें नंबर पर किसको रखा गया? दक्षिण कोरिया को रखा गया है। 6वें नंबर पर संयुक्त राज्य ब्रिटेन मतलब ग्रेट ब्रिटेन को रखा गया है। 7वें नंबर पर फ्रांस को रखा गया है। 8वें नंबर पर जापान को रखा गया है। 9वें नंबर पर तुर्की को और 10वें नंबर पर इटली को रखा गया है। यानी कि जो शीर्ष 10 है ना उस शीर्ष 10 का जो लिस्ट है इस लिस्ट को याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन शीर्ष 10 में शामिल नहीं है। ऐसा भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक, चलो अगली खबर देखें। इसरो का 100वां प्रक्षेपण, जो इसरो है ये अपना 100वां प्रक्षेपण करने जा रहा है। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका 100वां प्रक्षेपण। बात करें तो संगठन यानी कि इसरो जो है, इसरो 29 जनवरी को अपना 100वां उपग्रह प्रक्षेपण करेगा। यह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F15 के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, 100वां परीक्षण, और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है 100वां परीक्षण। ठीक है, GSLV F15 के द्वारा किया जाएगा। और मिशन कौन सा होगा? NVS-2। ठीक, NVS-2 मिशन के तहत GSLV F15 का परीक्षण किया जाएगा और ये इसरो का 100वां परीक्षण होगा। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। GSLV F15 अपने स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के साथ NVS, ठीक है क्या, NVS-2 उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित करेगा और अंतरिक्ष के केंद्र में एक दूसरे प्रक्षेपण पैड से प्रक्षेपित किया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो दूसरा प्रक्षेपण पैड है और साथ ही साथ तीसरे लॉन्च पैड को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो तीसरे जो लॉन्च पैड था उसको मंजूरी सिर्फ इसलिए प्रदान किया गया था जो न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल है उनके लिए, साथ ही साथ जो दूसरा जनरेशन का मतलब दूसरा वो है लॉन्च पैड है उसके स्टैंड बाई के रूप में उसको निर्माण किया गया था। तो यहीं पर जो दूसरा लॉन्च पैड है उसी से इसको प्रक्षेपित किया जाएगा जो 100वां प्रक्षेपण है इसरो का। ठीक है, आगे हम बात करें दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर। अब दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर है ये कहां पर बनाया जाएगा? भारत में बनाया जा रहा है। भारत में कहां पर? गुजरात के जामनगर में इसको बनाया जाएगा। बात करें तो मुकेश अंबानी की अगुवाई वाला रिलायंस समूह भारत में दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बना रहा है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अंबानी गुजरात के जामनगर में डाटा सेंटर स्थापित कर रहे हैं जिसकी कुल क्षमता कितनी होगी? 3 गीगावाट इसकी कुल क्षमता होगी। कितना? 3 गीगावाट इसकी कुल क्षमता होगी। आगे बात करें डाटा सेंटर दुनिया में एआई दौड़ में भारत की क्षमताओं को मजबूत करेगा। जो डाटा सेंटर है ना ये दुनिया में एआई क्षमता जो है उसमें भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। अभी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि भारत का कौन सा स्थान है, तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाए तो भारत का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान? चौथा स्थान है भारत का। ठीक है, आगे बात कर ले अभी वर्तमान में देखा जाए तो सबसे बड़ा डाटा सेंटर किसका है? तो माइक्रोसॉफ्ट का है। यूएसए के वर्जीनिया शहर में है माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डाटा सेंटर। इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता है 600 मेगावाट। अभी 600 मेगावाट है, साथ ही साथ 122 मेगावाट की जो क्षमता का डाटा सेंटर है वो भी निर्माणाधीन है। तो इस वजह से याद रखिए वर्तमान में सबसे बड़ा डाटा सेंटर किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। कहां पर है? अमेरिका के वर्जीनिया शहर में है। और जो भारत के स्थापित किया जा रहा है वो कहां पर स्थापित किया जा रहा है? जामनगर गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। रिलायंस समूह के द्वारा स्थापित किया जा रहा है और इसकी क्षमता कितनी होगी? इसकी क्षमता होगी 3 गीगावाट इसकी क्षमता होगी। तो यहां पर हमने दुनिया के सबसे बड़े डाटा सेंटर के बारे में जान लिया। ठीक है, और यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अगली खबर देखें, 9वें जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट के विजेता। अब 9वें जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज जो टूर्नामेंट है इसके विजेता के बारे में जाने तो भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियान पनीरसेल्वम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मलेशिया में गुरुवार को 9वें जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। किसने जीता है, नाम याद रखना, जो भारतीय ग्रैंड मास्टर है इनका नाम है इनियान पनीरसेल्वम, इन्होंने जीत लिया है मलेशिया। और ये जो जोहोर कप है ना, जोहोर इंटरनेशनल ओपन, ये मलेशिया में आयोजित किया गया था, मलेशिया का ही ये होता है, ठीक है, ओपन शतरंज टूर्नामेंट है मलेशिया का। बात करें तो तमिलनाडु के इरोड जिले के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने, 22 वर्षीय खिलाड़ी ये है पनीरसेल्वम जो है, ये तमिलनाडु के हैं। इनका संबंध परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ग्रैंड मास्टर इनियान पनीरसेल्वम का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और तमिलनाडु के इरोड जिले से आते हैं। आयु 22 वर्ष है। इन्होंने अपनी 9 बाजियों में 8.5 अंक हासिल किया। उन्होंने इस दौरान 4 अंतरराष्ट्रीय मास्टर और 1 ग्रैंड मास्टर को भी पराजित किया, ठीक है। यानी ये खिताब जीतने के लिए, जो 9वां जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट है, इसको जीतने के लिए इनियान पनीरसेल्वम जो है, इन्होंने 4 अंतरराष्ट्रीय मास्टर तथा 1 ग्रैंड मास्टर को भी पराजित किया था, ठीक है। उसके बाद ये खिताब जीता है। तो यहां पर हमने 9वें जोहोर इंटरनेशनल टूर्नामेंट के बारे में चर्चा कर ली। आइए अगली खबर देखते हैं। राष्ट्रीय ड्राइवर दिवस नया दिवस है और जब भी कोई नया दिवस होता है तो वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से नया दिवस कोई होता है तो महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। देखें यहां पर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, इसने 24 जनवरी को राष्ट्रीय ड्राइवर्स दिवस घोषित किया है। यानी कि अब से हर साल जो 24 जनवरी का दिन होता है इसको राष्ट्रीय ड्राइवर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अभी तक क्या होता था कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता था, ठीक। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 24 जनवरी का दिन होता था वो राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन अब किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा, अब राष्ट्रीय बालिका दिवस के साथ साथ जो 24 जनवरी का दिन है इसको राष्ट्रीय ड्राइवर दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। यह पहल एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे को उजागर करती है। इसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले तथा आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू रूप से बनाए रखने और ड्राइवरों की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने में ड्राइवरों के योगदान की पहचान की जा सके और उनको सराहा जा सके, इसी उद्देश्य से उसको मनाया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछे कि ड्राइवर डे कब मनाया जाएगा, तो ड्राइवर डे जो है वो मनाया जाएगा 24 जनवरी को, अब से हर साल मनाया जाएगा। और जब भी ऐसे कोई महत्वपूर्ण दिवस होते हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगली खबर देखें, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री, इनके बारे में जाने तो 24 जनवरी 2025 को फियान फेल के नेता माइकल मार्टिन को डेल आयरिश संसद, यानी कि आयरिश संसद जो है इसको क्या कहा जाता है, आयरिश संसद को डेल कहा जाता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मैच द फॉलोइंग में आ जाए। जैसे भारत की जो संसद है, ठीक है, भारत में संसद कहा जाता है, वैसे जो आयरिश संसद है उसको क्या कहा जाता है, डेल कहा जाता है। यहां पर देखा जाए माइकल मार्टिन ये दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इनको उनके चुनाव को 2 प्रमुख केंद्रीय दक्षिणपंथी दलों फियान फेल और फाइन गेल के गठबंधन के साथ साथ स्वतंत्र सांसदों का भी समर्थन है। यानी कि फियान फेल और फाइन गेल ये 2 समूह है, 2 संगठन है आयरलैंड के, और दोनों केंद्रीय दक्षिणपंथी समूह है, यानी कि फार राइट विंग पार्टी है, इनके द्वारा इनको समर्थन दिया गया है। 64 वर्षीय मार्टिन ने पहले 2020 से 2022 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। इससे पहले सत्ता साझाकरण समझौते के तहत फाइन गेल के नेतृत्व हस्तांतरित किया गया था। यानी कि देखिए हुआ क्या था कि 2020 से 22 तक तो ये प्रधानमंत्री के रूप में थे, ठीक, प्रधानमंत्री थे। उसके बाद जो सत्ता साझाकरण है ना, उसके तहत जो मतलब एक साझाकरण होता है कि जैसे 5 साल का कार्यकाल है, अब 5 साल के कार्यकाल में ये होता है कि 2.5 साल हम प्रधानमंत्री रहेंगे, 2.5 साल आप प्रधानमंत्री रहेंगे, क्योंकि 2 समूह है ना, फाइन गेल और फाइन फेल। तो उसी के बाद अब क्या होता है कि आयरलैंड में नए प्रधानमंत्री कौन बन जाते हैं, माइकल मार्टिन बने। तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, फार राइट विंग के ये प्रधानमंत्री है, फार राइट विंग की सरकार आ गई है आयरलैंड में। आगे देखें, इंडोनेशिया में खिला दुनिया का सबसे बड़ा फूल। अभी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप जानते हैं जो रेफेलेसिया होता है ये सबसे बड़ा फूल है दुनिया का, ठीक है, और वो कहां पर खिला है, इंडोनेशिया में खिला है। तो इस वजह से आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार फिर से स्टैटिक जीके में आपने पढ़ा होगा, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन है, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन है, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन है।
ये जब आप छोटे छोटे थे तो जीके की किताब मिलती थी, जब आप बस से ट्रेवल करते थे या ट्रेन से ट्रेवल करते थे, 10-10 रुपए की किताब मिलती थी, उन किताबों में ये सारी बातें लिखी होती थी। ठीक है, तो वहीं से अगर जो देखा जाए, इंडोनेशिया के पश्चिमी सुमात्रा में मौजूद, ठीक है, पालुपुआ वन में खिला दुनिया के रेफलेसिया अर्नोल्डी फूल, दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। यानी कि रेफलेसिया अर्नोल्डी फूल जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। कहां पर खिला है? जो पश्चिमी सुमात्रा, इंडोनेशिया का पश्चिमी सुमात्रा है, वहीं पर पालुपुआ वन है, इसी पालुपुआ वन में ये खिला है। ठीक है, आगे बात करें, इसे लास का फूल के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसके नाम से? लास के फूल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी गंध जो होती है वो मांस के जैसे होती है। जो ये फूल है, इसकी जो महक होती है, खुशबू होती है, वो एकदम मांस के जैसे होती है, सड़े हुए मांस के जैसे इसकी खुशबू होती है। ठीक है, इस फूल का वजन कितना? तो 10 किलोग्राम तक इसका फूल का वजन होता है। यानी कि एक फूल ही 10 किलोग्राम तक होता है। बड़ा सा फूल होता है, बड़ा सा पुष्प होता है, और ये सड़े हुए मांस की तरह स्मेल करता है। खुशबू क्या कहेंगे उसको? बदबू ही कहेंगे, वैसे बदबू करता है ये। आगे देखें, यूपी गौरव सम्मान की घोषणा। कल मैंने आपको बताया था, परसों, ठीक है, जो 24 जनवरी का वीडियो आया था उसमें मैंने उत्तर प्रदेश दिवस के बारे में बताया था कि उत्तर प्रदेश दिवस की शुरुआत कब हुई। जब संयुक्त प्रांत 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया, उसी दिन को स्मृत करते हुए, उसी दिन के संस्मरण में अगर जो देखा जाए, स्मरण में 2018 में 24 जनवरी को पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। और उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाया गया, उसी के बाद यह प्रथा चलती आई कि हर साल 24 जनवरी का दिन होगा, उस दिन को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। इस बार जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया वो अवध शिल्प ग्राम में मनाया गया था, उत्तर प्रदेश दिवस, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जो देखा जाए तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सम्मिलित हुए थे। साथ ही साथ वहीं पर यूपी गौरव सम्मान की भी घोषणा की गई। अब यूपी गौरव सम्मान की घोषणा की गई, तो यूपी गौरव सम्मान किन्हें किन्हें प्रदान किया गया, ये जान लेते हैं। ये आपके नाम परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये यूपी गौरव सम्मान है, इसके तहत 11 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र तथा अंगवस्त्र भी दिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखें तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के प्राप्तकर्ता, पहला नाम है कृष्णकांत शुक्ल। ये कहां के हैं? वाराणसी के हैं। ठीक है, किस क्षेत्र से संबंधित है? भौतिक विज्ञान, संगीतकार और कवि है। ठीक है, भौतिक विज्ञान से संबंधित है, साथ ही साथ ये संगीतकार और कवि भी हैं, कृष्णकांत शुक्ला, इनको सम्मानित किया गया है। वहीं हम बात करें हिमांशु गुप्ता, मथुरा वृंदावन से इनका संबंध है और ये उद्यमी तथा पर्यावरणविद है। ठीक है, आगे बात करें मनीष वर्मा, मनीष वर्मा का संबंध कहां से है? लखनऊ जिले से है, कृषि एवं दलित उद्यमी है। कृष्णा यादव बुलंदशहर से संबंधित है, कृष्णा यादव महिला उद्यमी है ये कृष्णा यादव। ठीक है, आगे बात करें कर्नल सुभाष देसवाल, बुलंदशहर के हैं और ये कृषि उद्यम से संबंधित है। ठीक है, कृषि उद्यम इनका क्षेत्र है। आगे बात करें डॉक्टर जय सिंह, डॉक्टर जय सिंह का संबंध कहां से है? बहराइच जिले से है, बहराइच जिले से है। और इनका जो संबंध क्षेत्र, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए इनको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो केला उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए बहराइच जिले के जय सिंह को, ठीक है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। और यहां पर मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूं, जो बहराइच जिला है ना, यहां की डीएम को पीएम पुरस्कार दिया गया, प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बहराइच की डीएम को, जिनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले ही बताया था। अगली खबर देखें, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे कमजोर मुद्रा बना रुपया। जो रुपया है ना, रुपये का मूल्य गिर रहा है। ठीक है, और इसको बताया गया है किसके द्वारा? मूडीज ने एक आकलन प्रस्तुत किया। उस आकलन में बताया कि जो रुपया है ना, इसका जो स्टेटस है वो धीरे धीरे गिर रहा है। मूडीज ने अपने आकलन भारत की मुद्रा पर किए गए विश्लेषण में बताया है कि पिछले 2 वर्षों में रुपया डॉलर के मुकाबले 5%, यानी कि रुपया देखा जाए तो 2 वर्षों में डॉलर के मुकाबले 5% गिरा है। साथ ही साथ पिछले 5 सालों में देखा जाए तो 5 सालों में 20% गिर गया है डॉलर के मुकाबले रुपया। वर्तमान में रुपए की अगर जो स्थिति देखी जाए तो वर्तमान में रुपया 86.70 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। यानी कि वर्तमान में $1 बराबर कितना रुपया? $1 बराबर 86.70 रुपए। ठीक है, यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में शामिल हो गया। यानी कि रुपया जो है इसको दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे कमजोर मुद्राओं की श्रेणी में रखा गया, सबसे कमजोर मुद्राओं की श्रेणी में इसको शामिल कर लिया गया है। तो इससे पता क्या चलता है कि धीरे धीरे रुपए का जो मूल्य है वो गिर रहा है डॉलर के मुकाबले। अगली खबर देखें, राजौरी में रहस्यमयी मौतों का कारण कैडमियम टॉक्सिन। जनसत्ता की यह खबर है और जनसत्ता में आई खबर के अनुसार देखा जाए
पिछले 48 दिनों में 17 रहस्यमयी मौतें हुई, जिनमें अगर जो देखा जाए तो 13 बच्चे भी शामिल थे। अब वो रहस्यमयी मौतों का कारण क्या था, इस वजह से वहां पर क्या किया गया कि कंटेनमेंट जोन बना दिया गया था। अब कंटेनमेंट जोन बनाया गया, उसके बाद क्या हो गया कि धीरे धीरे जब इस चीज से पर्दा उठा तो पता चला कि ये जो मौतें हुई हैं वो कैडमियम टॉक्सिन के कारण हुई है। कैडमियम टॉक्सिन के कारण हुई है। तो आइए चर्चा करते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 48 दिनों में 17 रहस्यमयी मौतें हुई है, जिनमें से 13 बच्चे शामिल थे। लखनऊ विश्व विज्ञान प्रयोगशाला, यानी कि विश्व विज्ञान प्रयोगशाला कहां पर अवस्थित है, सबसे पहले स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये। अब यहां पर पता चल जा रहा है आपको लखनऊ में अवस्थित है। तो विश्व विज्ञान प्रयोगशाला ने पुष्टि की है कि मौतों का कारण संक्रमण या वायरस नहीं है, बल्कि कैडमियम टॉक्सिन है। ये मौतें कैडमियम के शरीर में पहुंचने के कारण हुई है। जो मौत हुई है ये कैडमियम के शरीर में पहुंचने के कारण हुई है। और शरीर में पहुंचा कैसे, भोजन, पानी तथा अन्य माध्यमों से शरीर में पहुंच गया। कैडमियम के खतरे क्या है, दूषित भोजन, पानी, दूषित हवा से शरीर में प्रवेश करता है और यह गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। जापान के टोयामा प्रांत में 1912 में, ठीक है, टोयामा प्रांत में 1912 में जो कैडमियम है ना, कैडमियम के कारण ही इटाई इटाई बीमारी फैली थी। जैसे आप जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं कि जो इटाई इटाई होता है ये किसके कारण होता है, कैडमियम के कारण होता है। ठीक, कैडमियम के कारण। तो यहां पर पता चल रहा है कि जो इटाई इटाई बीमारी है ये सबसे पहले कहां पर फैली थी, जापान के टोयामा में फैली थी 1912 में। इसी के लिए इसका नाम इटाई इटाई पड़ गया था। ठीक है, तो ये कैडमियम से जो मौतें हुई है, राजौरी, राजौरी कहां पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। वहां पर जो 17 मौतें हुई हैं 48 दिनों में पिछले, तो उनका कारण क्या बताया गया, कैडमियम बताया गया। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति। अब ये आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए ये प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ ये मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई थी। उत्तर प्रदेश रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति जो है, इसको मंजूरी प्रदान की गई थी 22 जनवरी 2025 को। कहां मंजूरी प्रदान की गई थी, महाकुंभ नगर, महाकुंभ नगर। और ये महाकुंभ नगर कहां पड़ता है, प्रयागराज में पड़ता है। ठीक, उत्तर प्रदेश का 76वां जिला है ये। और यहीं पर 22 जनवरी को क्या हुआ था, कैबिनेट की बैठक हुई थी। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो 22 जनवरी 2025 को कैबिनेट की बैठक जिसकी अध्यक्षता योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई थी महाकुंभ नगर में, जो 76वां जिला है उत्तर प्रदेश का और प्रयागराज में पड़ता है, यहीं पर उत्तर प्रदेश रक्षा इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति को मंजूरी प्रदान की गई थी। अब इस नीति का उद्देश्य क्या है जान लेते हैं, इसका लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है। ये आपके मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स के लिए भी आपको यहां से फैक्चुअल डाटा मिल जाएगा, साथ ही साथ ये मेंस एग्जाम के लिए और जीएस पेपर 6 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लक्ष्य और उद्देश्य देख ले, तो निवेश का क्या लक्ष्य है, एरोस्पेस तथा रक्षा क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। कितना, 50,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। रोजगार की बात कर ले तो 1 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। यहां पर लक्ष्य क्या है, लक्ष्य देखा जाए तो 1 लाख लोगों को इससे जोड़ना लक्ष्य है कि 1 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। अब स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है, स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा देना, नवाचार, अनुसंधान और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उत्तर प्रदेश का विकास करना इसका मूल उद्देश्य है। आगे बात करें, अब यहां पर कुछ क्षेत्रीय सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। जो ये रक्षा क्षेत्र की जो नीति है इसके लिए कुछ सब्सिडी का प्लान किया गया। अब सब्सिडी प्लान कैसे है, देखिए, पश्चिमी और मध्य यूपी जो है, यानी कि जब आप उत्तर प्रदेश के मैप को देखेंगे उसमें जो वेस्ट यूपी और सेंट्रल यूपी का क्षेत्र है, वहां पर अगर जो आपको एस्टेब्लिशमेंट करते हैं तो आपको 25% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि 25% की सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी। साथ ही साथ यदि आप पूर्वांचल या बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्टेब्लिश करते हैं तो आपको 35% तक की कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ जो महिला उद्यमी है, अगर जो कोई महिला है वो इन उद्यमों को स्टेब्लिश करती है, उनके नाम पर कोई स्टेब्लिश किया जाता है, तो 2% का अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। यानी कि ये सब्सिडी जो 25% है, अगर पश्चिमी और मध्य यूपी के क्षेत्र में है कोई महिला स्थापित कर रही है तो 25% प्लस 2% 27% हो जाएगा। और पूर्वांचल या बुंदेलखंड में है तो ये 35% प्लस 2% यानी 37% हो जाएगा। ठीक है,
स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ स्थानीय उद्यमों को सहयोग एवं नवाचार का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, जो एरोस्पेस और रक्षा उत्पादन में 25 बिलियन तक बढ़ाना, साथ ही साथ रक्षा निर्यात को 5 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया 2025-26 तक। यानी कि 2025-26 तक जो एरोस्पेस है और रक्षा उत्पादन है इसको 25 बिलियन तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ 5 बिलियन तक इसको ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगे देखा जाए 2047 तक जीडीपी में जो रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र है ना, जीडीपी में 25% तक योगदान का अनुमान लगाया गया। यानी कि जीडीपी जो उत्तर प्रदेश की जीडीपी है 25% हिस्सा अकेले यहीं से है, ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है। ठीक है, अब यहां पर जो उद्देश्य, लक्ष्य, महत्व सबके बारे में चर्चा कर लिया। निष्कर्ष अगर जो आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। उत्तर प्रदेश की यह नीति न केवल भारत को आत्मनिर्भरता अभियान को समर्थन देती है, बल्कि राज्य को एक वैश्विक रक्षा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की ओर अग्रसर करती है। ऐसे ही आपको निष्कर्ष इतना ही लिख देना है। जब आप क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखें या एंड कर रहे हो तो एंड आपको ऐसे ही कर देना है कि उत्तर प्रदेश की यह नीति न केवल भारत के आत्मनिर्भरता अभियान को समर्थन देती है, बल्कि राज्य को एक वैश्विक रक्षा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में की ओर अग्रसर करती है। ठीक है, ऐसे ही आप लिख के आइएगा। अब यहां पर आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उन पर हमने चर्चा कर ली। आज का सवाल देख लेते जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल क्या है, उत्तर प्रदेश रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र में 35% तक कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जाएगी। दूसरा कथन कह रहा है इस नीति का उद्देश्य 2025-26 तक एरोस्पेस और रक्षा उत्पादन में 50 बिलियन तक बढ़ाना है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, कथन दोनों सही है या दोनों कथन गलत है। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। अगला सवाल क्या है, दूसरा सवाल कह रहा है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त क्या है, मतलब प्राप्त पुरस्कार क्या है, क्या दिया जाता है पुरस्कार में। 1 लाख रुपए और स्मृति चिन्ह, 5 लाख रुपए और ट्रॉफी, 11 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र, या 15 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र, क्या दिया जाता है आपको बताना है कमेंट करके। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुने। कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। देखिए 25 जनवरी 2025 को भारत में 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। ठीक है, यानी कि जो 25 जनवरी 2025 का दिन था 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया इस दिन। थीम क्या है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है इंपावरिंग यूथ स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। इंपावरिंग यूथ स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी इसका थीम है। सही विकल्प चुनना है आपको। ए कह रहा है केवल कथन एक सही है, बी कह रहा है केवल कथन दो सही है, सी कह रहा है केवल दोनों कथन सही है, और डी कह रहा है दोनों कथन गलत है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन याला ग्लेशियर के बारे में सही है। सही कथन बताना है आपको। याला ग्लेशियर नेपाल के लांगटांग नेशनल पार्क में स्थित है और 2040 तक विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, याला ग्लेशियर 1974 से 2021 के बीच में 680 मीटर तक पीछे हट गया है, यानी संकुचित हो गया है। साथ ही साथ इसके क्षेत्रफल में 36% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब यहां पर बताना है पीछे संकुचित होकर 36% की वृद्धि दर्ज कर ली है। कथन एक कह रहा है कथन एक सही है, कथन दो गलत है। बी कह रहा है दोनों कथन सही है, सी कह रहा है दोनों कथन गलत है, डी कह रहा है कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। ठीक है, तो यहां पर इन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। आप सभी के फीडबैक मैं पर्सनली, आप सबके जितने कमेंट होते हैं मैं उन सब पे कमेंट अच्छे से देखता हूं। आपके जो सवाल होते हैं सवालों के रिप्लाई करता हूं। जो भी आपका फीडबैक हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। मैंने पहले दिन से कहा था ये वीडियो आपके सहयोग से संचालित की जा रही है। हमारी रीच जितनी बढ़ती जाएगी, हम कंटेंट रीच अपना कंटेंट वैसे ही बढ़ाते जाएंगे। अपना कंटेंट जो है उसको और ज्यादा कंटेंट रीच करते जाएंगे। टू द पॉइंट बातें करेंगे। हमारी कोई बात इधर उधर की नहीं होती, सीधे जो स्लाइड पे लिखा होता है, जहां समझाना होता है मैं आपको समझा के तुरंत आगे बढ़ता हूं। ठीक है, और ये वीडियो मुश्किल से 25 से 30 मिनट की होती है। खाना बनाते हुए या कोई काम करते हुए आप आसानी से इन वीडियो को सुनते रहिए। आपका करंट अफेयर एकदम अच्छे से तैयार होता जाएगा। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिए आप परेशान मत होइए। महीना कंप्लीट होगा उसके बाद सारे पूरा जो 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक के सब कुछ कंपाइल करके आपको आसानी से उपलब्ध करा दिया जाएगा और वो ऐप पर या वेबसाइट पर हमारे उपलब्ध हो जाएगा। वहां से आप आसानी से उसको डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो अपना यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।